हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम शंकरन की कहानी से। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। अब शंकरन सोचने लगा कि इन शासकों का चुनाव कैसे होता है, या ये जो शासक हैं ये आम लोगों के लिए क्या करते हैं, या फिर इनका चुनाव कैसे किया जाता है और इनको क्यों चुना जाता है, यह भी चीज़ वह सोचने लगा। तो शुरुआत करते हैं, जो कुछ लोग हैं वह शासक कैसे बने। अब इसके बारे में हम देखते हैं। हम अपने दैनिक जीवन का एक उदाहरण लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, जिसमें हम अपने जो शासक होते हैं उनको चुनते हैं। जैसे कि अब प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, और राज्य स्तर पर कौन है, राज्य मंत्री हैं। इन सभी को हम राज्य मंत्री या मुख्यमंत्री हम इनको कहते हैं, इनको हम चुनते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अब। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, इसके बारे में हम अध्याय नंबर 4 में पढ़ चुके हैं कि जो राजा होते थे वह जन यानी कि जो लोग होते हैं उनके द्वारा चुने जाते थे, और यह आम लोगों के साथ एक जगह पर उनके साथ ही रहा करते थे। ठीक है। लेकिन हमने चीन का एक उदाहरण लिया था जो अनियंत्रण में था चैप्टर 4 में, जिसमें हमने देखा था कि जो राजा, वहाँ के जो राजा थे चीन के, वह बहुत ही शक्तिशाली थे और उनके पास महल, सोने चांदी और धन दौलत बहुत अधिक मात्रा में होती थी, और वह इस चीज़ को जो मतलब सेना होती थी उसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे। लेकिन ये राजा जो है वह उनसे अलग थे। अब हम कहानी देखते हैं 3000 साल पहले की। ठीक है। सबसे पहले राजा बनने की जो इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए हैं। जैसे कि 3000 साल पहले क्या होता था, एक हम उदाहरण लेते हैं। जैसे कि एक राजा है, ठीक है, यह राजा एक यज्ञ कर रहा है, ठीक, और इस राजा ने अपना एक घोड़ा है इसको छोड़ दिया दौड़ने के लिए। ठीक है। अब ये घोड़ा जो है ये दौड़ता जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर एक राजा मिला, या कोई भी एक आदमी मिला, या कोई भी व्यक्ति मिला जिसने इस घोड़े को रोक लिया। तो जो भी इस व्यक्ति इस घोड़े को रोकता था, तो उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, यानी कि जो राजा यज्ञ कर रहा है, उसके साथ लड़ाई करनी होती थी। अगर उसने इस घोड़े को नहीं रोका है तो इसका मतलब ये था कि जो राजा यज्ञ कर रहा है वह बहुत शक्तिशाली है और वह उसके साथ नहीं लड़ सकता, तो वह उसको जाने देता था। तो इसके बारे में हम अब और भी विस्तार से पढ़ते हैं। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही यज्ञ आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उस राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित भी किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, एक आपने बहुत ही हिंदू जो धर्म है उसमें एक रामायण नाम की जो महाग्रंथ है वह बहुत ही प्रचलित है। उसमें एक कहानी है कि जो राम और लक्ष्मण पात्र हैं उसमें देखा होगा आपने कि वह इस यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें कि उनके घोड़े को 2 छोटे बच्चों के द्वारा रोक लिया जाता है। उसके बाद वह बच्चे जो राम नाम के राजा थे उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसका मतलब आप अपने दैनिक जीवन में उस जो कहानी है उसमें भी आप इस अश्वमेध यज्ञ के बारे में और अधिक जान सकते हैं। ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा कि जैसे कि ये राजा था और यह यज्ञ कर रहा है, ठीक है, और अब इसने जो अपना घोड़ा छोड़ा है
या जो अश्व को छोड़ा है, अगर वह इस दूसरे राजा के द्वारा पकड़ लिया गया तो इसका मतलब दूसरे राजा को पहले राजा से लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर उसने जाने लिया तो इसका मतलब ये है कि जो राजा यज्ञ कर रहा है वह बहुत शक्तिशाली होता था। इन सभी आयोजनों में राजा जो है वो मुख्य स्थान पर होता था और उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल, जो बाघ की खाल होती है, एक विशेष उसका आसन बनाया जाता है, उस पर उसको बैठाया जाता था। और युद्ध क्षेत्र में जो राजा का जो सारथी होता है उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा और जो उसकी विजयों तथा अन्य जो गुणों का जो उनको जो गुण होते हैं उनका वह गुणगान आदि करता था। कौन करता था गुणगान? जो उसके साथ सहचर होता था, यानी कि जो युद्ध क्षेत्र में राजा का जो सारथी होता है वह उसके जब राज्य में आता था तो उसकी विजयों का और उसके गुण जो हैं उनका गुणगान किया करता था। राजा के जो सगे संबंधी होते थे, खास करके उसकी रानियां और जो पुत्र होते थे, या कोई भी छोटे छोटे अनुष्ठान करते होते थे, अन्य सारे को सभी को आमंत्रित किया जाता था। जो अन्य सारे जो राजा होते थे उनको राजाओं को आमंत्रित किया जाता था और वह सिर्फ बैठकर उस यज्ञ को, पूरी प्रक्रिया को देखा करते थे। कौन? राजा, रानियां, पुत्र और जो अन्य जो दूसरे राजा होते थे उनको आमंत्रित किया जाता था और वह केवल उस यज्ञ को होते हुए देखते थे। ठीक है। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव किया करते थे और साथ साथ अन्य जो अनुष्ठान भी किया करते थे। विष अथवा जो वैश्य जो जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। किनको शामिल नहीं किया जाता था? जो शूद्र होते थे उनको यज्ञों में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है। जो वैश्य थे उनको इसमें सम्मिलित किया जाता था। अब हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन आया है, इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ और पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे, इसके बारे में हमें अब बताना होगा। तो देखिए, जो यज्ञ में उपस्थित कौन होते थे? राजा। ठीक है। और जो दूसरे राजा होते थे वह राजा की रानियाँ, ठीक है, और उनके छोटे छोटे बच्चे या बड़े बच्चे, और जो उनकी सारी प्रजा होती थी वह खड़े होकर देखा करती थी। और जो जैसे पुरोहित होते और जो शूद्र होते थे और जो वैश्य होते थे, यह सभी वहाँ पर उपस्थित होते थे। लेकिन जो शूद्र होते थे उनको यज्ञ में शामिल नहीं किया जाता था, जबकि वैश्य जो होते थे उपहार लाते थे उनको स्वीकार किया जाता था। अब हम देखते हैं वर्ण क्या होता है। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा और यमुना का जो क्षेत्र है, यानी कि ये भारत का मानचित्र और यहाँ पर है गंगा और यमुना का क्षेत्र इस स्थान पर। ठीक है। इस स्थान पर कई ग्रंथों की रचना की गई। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण, यानी कि पहले कौन सा वेद रचा गया? ऋग्वेद की रचना हुई। उसके बाद जो भी ग्रंथ रचे गए उनका नाम क्या कहा गया? उत्तर वैदिक ग्रंथ उन्हें कहा गया। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत क्या कहते? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और तथा अन्य ग्रंथ जो है शामिल थे। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है, यानी कि ऋग्वेद जो है उसकी रचना पहले हो गई थी और उसके बाद जितने भी ग्रंथों की रचना हुई है उनको उत्तर वैदिक ग्रंथ के नाम से जाना जाता था। और जो तीन ग्रंथ हुए हैं, इनकी रचना हुई है, जो सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद हैं, इनको किसने लिखा था? पुरोहितों द्वारा यह लिखित हैं, मतलब पुरोहितों ने इनकी रचना की थी। और इनमें जो विभिन्न अनुष्ठान हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ वाला जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है तो उसके बारे में भी इनमें विधि पूर्वक इनके बारे में लिखा गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक और मछली पकड़ने वाले तथा जंगलों में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहितों तथा योद्धा वैभवशाली थे तो वहीं जो कुछ कृषक और जो व्यापारी थे वह धनवान थे। और जो दूसरी ओर पशुपालक और शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले और शिकारी जो थे और भोजन संग्राहक क्या थे? ये निर्धन व्यक्ति थे। यानी कि जो उस समय पर पुरोहित हुए, योद्धा और मतलब कि जो पुरोहित, योद्धा और ये कृषक, व्यापारी जो थे ये तो धनवान व्यक्ति थे। और जो पशुपालक थे, कृषक थे, मछली पालक थे, ये सब जो है ये क्या थे? निर्धन व्यक्ति थे।
जो पुरोहितों ने क्या कर रखा था, जो पुरोहित व्यक्ति थे, उन्होंने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। पहला कौन सा था? पहला था ब्राह्मणों का, दूसरा स्थान था शासकों का, तीसरा स्थान था वैश्यों का और चौथा स्थान था शूद्रों का। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था थी पुरोहितों द्वारा जो रचित है, ये वर्ण व्यवस्था, इसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। पहला कौन था? पहले थे ब्राह्मण और दूसरे थे शासक और तीसरे थे वैश्य और चौथे थे शूद्र। शूद्र वह व्यक्ति थे जिनको अश्वमेध या क्या कोई भी जो अनुष्ठान होता था उनमें शामिल नहीं किया जाता था, बल्कि ये जो तीनों पॉइंट थे इनको शामिल किया जाता था। ठीक है, जो लास्ट वाला जो पॉइंट था ये, इनको गरीबी के कारण या लोगों का सेवक होने के कारण इनको अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब देखते हैं हम इसके बारे में और विस्तार से। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहते हैं। क्या करा था? पुरोहितों ने 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहा गया। ठीक है, इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहले वर्ण थे ब्राह्मण। अभी हमने पढ़ा था ना, उदाहरण लिया था। पहले कौन थे? ब्राह्मण थे। उनका काम क्या था? वेदों का अध्ययन करना या अध्यापन और यज्ञ कराना था, जिसके द्वारा उनको क्या मिलते थे? उपहार मिलते थे। दूसरा स्थान किसका था? शासकों का था, जो कि क्षेत्रीय कहा जाता था। इनका क्या काम था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना होता था। तीसरा स्थान था वैश्यों का, जिसमें कि जो कृषि और पशुपालक और व्यापारी थे, और जो क्षेत्रीय और वैश्य जो होते थे दोनों का ही यज्ञ करने का जो है अधिकार प्राप्त था। लेकिन जो अंतिम वर्ण था शूद्रों का, उनको अनुष्ठानों में या किसी भी यज्ञ में या किसी भी तरीके के जो क्रियाकलाप होते थे उनमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। ठीक है। लेकिन जो इनको किस चीज़ का अधिकार था? केवल इन तीनों वर्णों की सेवा करने का अधिकार इनको प्राप्त था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। उपराह औरतों को भी क्या माना गया? शूद्रों के समान ही माना गया। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि जो औरतें थीं उनको भी शूद्रों के समान ही वेदों के अध्ययन का मतलब जो शूद्र हैं उनको महिलाओं के साथ ही इनको समझा गया है, मतलब दोनों को समान समझा गया है। और इनको वेद जो है उनका अध्ययन करने का भी अधिकार नहीं था। तो हम इसमें अब देखा हमने कि जो मतलब पुरोहित लोग हैं, पुरोहित जो व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या करा? लोगों को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। ठीक है, और सबके काम को निर्धारित कर दिया गया। अब हम आगे देखते हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का जो निर्धारण उनके जन्म के आधार पर होता था। मतलब जो ये वर्ण हैं ये ऐसे ही नहीं बना दिए गए थे, बल्कि जैसे ये ब्राह्मण परिवार के माता पिता हैं, जो उनकी संतान होगी वो क्या होगी? ब्राह्मण होगी। फिर जो इनकी शादी हो जाएगी और इनके माता पिता मतलब जो इनके जो बच्चे होंगे उनको भी वो क्या होंगे? वो भी ब्राह्मण होंगे। इस तरीके से ये एक चेन चलती चली जाती है। ठीक है। बाद में जो कुछ लोगों को जो है अछूत माना गया। अछूत वर्ग में कुछ शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक थे, उनको शामिल किया गया था। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों का दफनाना या जलाने का काम किया करते थे। इन लोगों में संपर्क जो लोगों का जो है संपर्क, मतलब इन लोगों को छूना या इनके सामने आ गए तो इसका मतलब क्या था? इनको ये अपवित्र मानते थे या फिर इनको बहुत गलत व्यक्ति, मतलब इनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। और जैसे कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार भी नहीं किया था। अब आप खुद सोचिए, अब आप उदाहरण लेते हैं, हम 4 बच्चे हैं। ठीक है, चारों एक समान हैं, दिखने में एक से हैं और खाना भी एक सा खाते हैं। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सेम है, लेकिन लोगों ने उनको 4 वर्णों में विभाजित कर दिया और सबके कार्य को निर्धारित कर दिया। तो हम खुद सोच सकते हैं कि हमें वह कितना गलत लगेगा। ठीक है, तो इसी आधार पर लोग जो है उनको स्वीकार नहीं करते थे। जो कुछ राजा होते थे स्वयं को पुरोहितों से भी श्रेष्ठ मानते थे, और जो कुछ जन्म के आधार पर ये जो वर्ण निर्धारण जो था इसको सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त जो कुछ व्यवसाय के आधार पर भी लोगों के बीच भेदभाव को उचित नहीं मानते थे। जबकि जो कुछ लोग चाहते थे कि जो अनुष्ठान है उसका अनुष्ठान या जो भी कार्य है उनको संपन्न करने का जो अधिकार है वो सभी व्यक्ति को एक समान मिले। जो कई लोग थे वो छुआछूत को की भी आलोचना करते थे। यानी कि इस व्यक्ति ने, अगर ये पुरोहित समाज का व्यक्ति है, ठीक है, और ये है शूद्र समाज का व्यक्ति, अगर इस व्यक्ति ने इसको छू दिया तो ये अपवित्र हो जाता था इनके छूने मात्र से। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है
भीमराव अंबेडकर का, जिसको हम कक्षा 6 की राजनीतिक वाली जो बुक है उसमें हम इसके बारे में बहुत ही विस्तार से देखेंगे। तो फिलहाल हम अब आगे बढ़ते हैं। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसे कई इलाके थे जिनमें सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, जहाँ पुरोहित जो है उनका स्थान जो है जो उनका प्रभाव था वह बहुत ही सीमित था। यानी कि उस पूर्वोत्तर जो भारत है उसमें ऐसा कुछ भी वर्ण व्यवस्था इत्यादि नहीं थे। ठीक है, अब हम देखते हैं जनपद के बारे में। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जो है जन के राजा ना होकर जनपद के राजा माने जाने लगे। यानी जो राजा यज्ञ करते थे वह क्या हो गए, अब जन के राजा ना होकर के एक जनपद के राजा बन गए। जनपद क्या होता है, जनपद वह होता है जहाँ जन लोग बसते हैं, यानी कि आम लोग जो है वो बसते हैं। उसको जब ये क्षेत्र है छोटा, ये इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे कुछ लोग बस गए, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर बस गए, तो इसको क्या, यानी कि जन बस गए यहाँ पर आकर, तो इसको क्या कह दिया, जनपद कह दिया। इसको जनपद इसका नाम रख दिया गया, यानी कि जन के बसने की जो प्रक्रिया है उसको, जगह है, उसको जनपद कहा गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण जो जनपद हैं वो मानचित्र 4 यानी कि पृष्ठ नंबर 49 में हम देखेंगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। यानी कि जो विद हैं, पुरातत्वविद होते हैं, इन्होंने कई जगह पर जो बस्तियां हैं उनकी खुदाई करी है। जैसे कि दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख हैं। यानी कि जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र है ये वाला, और ये भारत का नक्शा है, और यहाँ पर जो ये गंगा यमुना का क्षेत्र है, इस जगह पर, ये जो जगह है इस जगह पर यानी कि जो जनपद हैं वह उनकी खुदाई की गई है। ठीक है, और इनमें बहुत बहुत अच्छे मतलब कि महत्वपूर्ण किले भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। खुदाई से पता चलता है कि जो लोग हैं वो झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी और अन्य जो जानवर हैं उनको पाला करते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा जो सरसों होती है उन जैसी फसलों को उगाते थे। यानी कि जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने जनपदों की खुदाई करी, और इन जनपदों में क्या मिला उनको, जनपदों में किले मिले हैं। जैसे दिल्ली के पुराना किला, जो उत्तर प्रदेश में मेरठ में हस्तिनापुर में भी बहुत सारे अवशेष मिले हैं, और जो एटा का जो अतरंजी खेड़ा है यहाँ पर भी मवेशियों के, झोपड़ियों के इत्यादि बहुत सारी चीज़ों के अवशेष प्राप्त हमें हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ ये एक पात्र दिया हुआ है, इसका नाम है धूसर। ठीक है, धूसर पात्र है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ते हैं। चित्रित धूसर जो पात्र है, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता होगा। यानी कि ये जो बहुत सुंदर सी कटोरी दिख रही है, कटोरी टाइप की, इसको क्या माना गया है, धूसर नाम इसका दिया गया है। इस जो राजा होते होंगे या जो बहुत ख़ास लोग होते होंगे या ख़ास मौके पर इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था उन व्यक्तियों को भोजन परोसने के लिए। अब एक क्वेश्चन आया है कि क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला है जो अध्ययन नंबर 3 में नहीं है। हाँ, इसमें जो है देखिए 3 जो नंबर है उसमें चावल, ठीक है, गेहूँ और जौ का नाम दिया गया था। लेकिन जो इस वाले चैप्टर में अध्ययन नंबर 5 में गन्ना, तिल और जो सरसों और धान जैसी जो फसलें हैं इनका इस अध्ययन में मतलब अध्याय नंबर 3 में ये फसलें नहीं थी। कौन कौन सी नहीं थी, सरसों, तिल, गन्ना और दालें, ये फसलें उस अध्याय नंबर 3 में नहीं थी। तो लोग जो है मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर ज्यामितीय आकृति के रूप में है। नेक्स्ट आता है महाजनपद। यानी कि जनपद क्या था, जहाँ पर जन लोग बसने की जो जगह थी उसको जनपद कहते थे। अब जब जन लोग यहाँ पर बस चुके हैं और ये जनपद बन गया है, जब ये इसकी जो शक्तियाँ हैं, जो इसके राजा हैं, उन्होंने अपनी शक्ति का जब विस्तार किया तो यह महाजनपदों के रूप में जाने लगे। ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। करीब 2500 साल पहले
कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकांश महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कितनी राजधानियाँ होती थी? एक राजधानी होती थी जो महाजनपद की होती थी। ठीक है। कई राजधानियों में एक किलेबंदी की गई थी, अर्थात इसके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण कराया होगा। सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया गया होगा और कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते होंगे। तो देखिए ये है मानचित्र 4, जिसमें यह है तक्षशिला और यह है कौशाम्बी, यह है उज्जैन, अवंती, हस्तिनापुर और यहाँ है वज्जी और इधर है ये मगध। तो देखिए ये जो है सब महाजनपद थे और जो महाजनपद थे इनकी क्या होती थी? एक एक राजधानी होती थी। ठीक है। और इनमें जो इनके जैसे कि एक ये राजा है, ठीक है, ये राजा एक किले का निर्माण करा रहा है, तो ये राजा क्या चाहेगा कि जो दूसरा राजा है वो है इसके किले पर ना तो आक्रमण करे, और यदि वह करे तो जो राजा है ये वाला ये सुरक्षित महसूस हो। तो इसके लिए वो क्या करेगा? अपने इस महल के चारों तरफ ईंट की, पत्थर की या लकड़ी की ऊंची ऊंची दीवार बनवा देगा, जिससे कि ये जो पहला राजा है ये सुरक्षित महसूस हो करे। ठीक है। अब और इसके बारे में और पढ़ते हैं अब हम। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता है। यानी कि एक तरफ तो राजा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा और जब वह सुरक्षित महसूस करेगा तो वह क्या करेगा? अपने जो प्रजा है और या जो उसके यहाँ पर लोग रहते हैं उस महल में, उनकी वह देख रेख और उन पर नियंत्रण अच्छे से रख पाएगा, क्योंकि उसको कोई परेशान करने वाला होगा ही नहीं, तो वह उन पर अच्छे से ध्यान रख पाएगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंट पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा जो बच्चे थे इसके लिए अधिक परिश्रम किया होगा उन्होंने। जो बच्चे थे या जो महिलाएं थी या पुरुष थे वह सब क्या करते थे? इन पत्थरों का इंतजाम करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते होंगे। इसके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती होगी। ठीक है। अब जो राजा होते थे वो सेना रखने लगे थे, और जो सेना क्यों रखने लगे थे? ताकि ये जो पहला राजा है और ये दूसरा राजा है, ये जो पहले राजा का महल है, इस महल के पर कोई भी अगर यदि आक्रमण करेगा तो उसके लिए सेना तो उसको चाहिएगी ना, ताकि वो इस दूसरे राजा का जो सेना है या उसको समाप्त कर सके। इसके लिए उसको सेना की ज़रूरत पड़ती होगी। और जो सिपाही हैं उनको नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के द्वारा, जो सिपाही हैं उनको जो वेतन दिया जाता था वो कुछ सिक्कों के रूप में दिया जाता था। ठीक है। इसके बारे में हम प्रश्न नंबर 84 पे पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर 8 में, अध्याय नंबर 8 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब एक प्रश्न आया है, महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न हैं? 2 अंतर बताइए। तो यही एक सबसे बड़ा अंतर है। जो महाजनपदों के राजा हैं वह क्या है? सिपाहियों को रखते हैं और नियमित वेतन देते हैं, जबकि जो ऋग्वेद के राजा थे वह ना तो सिपाही रखते थे और ना ही वह बड़ी बड़ी सेनाओं को रखते थे और ना ही वह महल को बनाते थे। ठीक है। और जो ऋग्वेद के राजा थे वह अपनी प्रजा के लिए सभी चीज़ों को समान रखते थे, उनको हर चीज़ की स्वतंत्रता देते थे। लेकिन ये जो राजा हैं ये सेनाओं को इकट्ठा करते थे, उनको वेतन देते थे, दूसरा लोगों पर अपना नियंत्रण रखते थे। लेकिन ऋग्वेद में ऐसा नहीं था। राजा लोग जो है केवल कार्य करते थे, आम लोग जो है उनको चुनते थे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये एक दीवार है, देखिए ये दीवार कौशाम्बी किले की दीवार है। ठीक है। यह एक किला है कौशाम्बी में है ये किला, जिसकी ये ऊंची सी दीवार हमें दिख रही है। यह कहाँ पर है इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं।
यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली एक ईंट की दीवार का अवशेष है। ठीक है, किसका है ये? ईंट की दीवारों का अवशेष है जो कि इलाहाबाद के पास मिली है। ठीक है, कहाँ इलाहाबाद कहाँ पर है? इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी किले की यह दीवार है। इस भाग का निर्माण जो है लगभग कब हुआ था? 2500 साल पहले हुआ था। और जो जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि ये भारत का नक्शा है और इसमें ये गंगा नदी बह रही है। ठीक है, इस गंगा नदी के आसपास का जो ये क्षेत्र है, इस जगह पर जो है 2500 साल पहले लोगों ने नगर, आधुनिक जो नगर है उनका बसना आरंभ कर दिया था। अब एक हेडिंग आई है कर। कर क्या होता है? जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाते हैं तो ये जो बीच की दीवार होती है, ये जो बीच की दीवार है ये वाली, अगर हम इसको पार करके अपने जो भी हम सामान लेके जा रहे हैं, अगर हम इसको पार करके इस जगह पे हमें जाना है तो ये जो बीच में सीमा है इस पर हमें कुछ कर देना होता है। ठीक है, कर यानी कि टैक्स हमें देना होता है, वस्तुओं के ऊपर जो कर लगा होता है, चाहे वह किसी रूप में लगा हो। ठीक है, अब हम इस कर के बारे में पढ़ते हैं। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसके लिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्होंने कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। मतलब कि क्या था? जो राजा, महाजनपदों के जो राजा थे वह विशाल किले बनवाते थे। ठीक है, जब वह यह विशाल किले बनवाएंगे तो इसकी सुरक्षा के लिए हमें सेना भी तो रखनी पड़ेगी ताकि कोई दूसरा राजा आकर के इस पर आक्रमण ना कर दे। ठीक है, इसके लिए वह बड़ी सेना रखेंगे, तो जब बड़ी सेना रखेंगे तो उसके लिए उन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, रहने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, या अनेक संसाधनों की भी उन्हें आवश्यकता होती है। तो वह क्या करेंगे? अब उन लोगों से कर वसूलना, वह लोगों से कर वसूलना स्टार्ट कर देंगे ताकि उनको इन सभी जो उनकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जा सके। क्योंकि जो राजा है वह अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, तो वो स्वयं तो कुछ मतलब वह जब सेवा कर रहा है तो जो वो लोग हैं उन व्यक्तियों पर, उनके वस्तुओं पर, उनके सामान पर, उनके कार्यों पर। अब देखिए, फसलों पर जो है कर लगाया जाता था और यह कर सबसे महत्वपूर्ण होता था। जैसे कि फसलों पर कर लगाकर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग जो है वो क्या थे? कृषक थे, यानी कि कृषि का कार्य वह करते थे। 1/6 हिस्सा है उसको कर के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसे क्या कहा गया था? भाग कहा जाता था। ठीक है, और जो कारीगर होते थे उनके ऊपर भी कर लगाए गए जो प्रायः श्रमिक के रूप में श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर है, लोहार है, सुनार है, उनको क्या करता था? राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था, तो यह भी क्या था? कर के रूप में उनको करना पड़ता था। या जो पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पादन के रूप में उनको कर देना पड़ता था। जो व्यापारी होते थे उनको अपना सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। जो आखेटक और संग्राहक होते थे उनको भी जंगल से प्राप्त वस्तुओं देकर देनी होती थी। ये सब चीज़ें क्या होती थी? ये सब चीज़ें उन्हें कर के रूप में चुकानी पड़ती थी। ठीक है, फसल का 1/भाग जो है वो किसको देना होता था? राजा को देना पड़ता था कर के रूप में। और कर के रूप में जो लोहार, सुनार, बुनार या ये सब जो थे बुनकर, ये सभी जो है राजा के लिए 1 दिन, महीने में 1 दिन काम करते थे। जो पशुपालक थे यह अपने जानवरों को या उनसे जो उत्पादित वस्तु होती थी उनको दे करके अपना कर दे चुकाते थे। और जो व्यापारी होते थे वह अपने सामान को दे करके अपना कर चुकाते थे। और जो संग्राहक होते थे वह भी अपनी वस्तु भी जो उन्हें प्राप्त होती थी उसे दे करके अपना कर चुकाते थे। अब एक प्रश्न आया है कि जो आखेटक और खाद्य संग्राहक होते थे ये राजा को क्या देते होंगे? अब हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, जो आखेटक होते थे वह शिकार करते थे और जो खाद्य संग्राहक होते थे यह क्या करते थे? जड़ को और कंदमूल, फल जो होते हैं इन सब को जो इकट्ठा कर करके रखते थे। ठीक है, तो यह राजा को क्या देते थे? आखेटक जो है ये जानवरों के या तो खाल या फिर उनकी जो मांस है उसको देते होंगे। और जो आखेटक
खाद्य संग्राहक होंगे, ये राजा को जड़ फूल या कंदमूल दिया करते होंगे। अब देखते हैं कि समय के अनुसार कृषि में क्या परिवर्तन आया। तो एक हेडिंग आई है कि कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। हल के जो फाल थे, यानी इस टाइप से हल होता है, ये देखिए ऐसे हल बनता है। ये जो इसका ये वाला पोर्शन है, ये वाला हल का जो फाल है, ये जो है पहले किसका था, लकड़ी का बना होता था, लेकिन समय के अनुसार ये किसका बनने लगा, ये लोहे का बनने लगा। अब जब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जाता था। इससे क्या होता था, फसल की जो है उपज बढ़ गई। और दूसरे लोगों ने धान के जो पौधे होते हैं उनका जो रोपण है उनको शुरू कर दिया। अर्थात जो खेतों में बीज छोड़कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू कर दिया गया। जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में एक उदाहरण देखते हैं, जो चावल की खेती होती है वह जो है सीधे बीज बो करके चावल की खेती नहीं करते हैं, बल्कि वो बीज को पहले रोपण करते हैं और फिर उसके पौधों को अलग अलग खेतों में वह ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप की इन्होंने खेती शुरू कर दी थी। और पहले क्या करा था, हाल के जो फाल थे उनमें परिवर्तन करा कि लकड़ी की जगह पर लोहे का इन्होंने फाल बनाने शुरू कर दिए गए। अब जो इससे क्या हुआ, अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम करना होता था और ये काम ज़्यादातर दास दासी या भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे, जिनको क्या बोलते थे, कमक्कार। ठीक है, कमक्कार इनका नाम दिया गया था। अब एक प्रश्न फिर से आया है कि क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहित क्यों देते होंगे। जो ये परिवर्तन आए हैं कृषि में, इनको प्रोत्साहन क्यों देते होंगे वो, क्योंकि जब कृषि अच्छी होगी, ठीक है, जब कृषि अच्छी होगी तो जो 1/6 भाग था कृषि का वह कर के रूप में राजा को प्राप्त होगा। तो जब अधिक पैदावार होगी तो अधिक कर मिलेगा और कम पैदावार होगी तो कम जो उसको फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए राजा इसका प्रोत्साहन इनको करते थे। अब एक सूक्ष्म निरीक्षण आया है, किसके लिए, मगध के लिए। ये भारत का नक्शा है, ठीक है। इस जगह पर हमने भी देखा था मगध जो जनपद था उसके बारे में। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मानचित्र 4 पर प्रश्न नंबर 49, इसमें हम मगध को ढूंढेंगे। तो ये देखिए, इस मानचित्र में मगध जनपद ये रहा। अब इसके बारे में हम अच्छे से जानकारी लेंगे। और ये देखिए, ये जो बह रही है ये गंगा नदी है, ठीक है। इस गंगा नदी के पास में बसा हुआ था मगध जनपद। अब इसके बारे में हम लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। ये यातायात, जल वितरण, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अब हम खुद ही देख सकते हैं कि जब एक नदी है उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वह बहुत उपजाऊ होता है और कृषि के लिए वह बहुत अच्छा माना जाता है। तो यह भी इसी का एक उदाहरण है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भी भरा था। जब ज़मीन गंगा ये नदी या कोई भी नदी है उसके आसपास का क्षेत्र जब ज़्यादा अधिक उपजाऊ होगा तो उससे कारण क्या होगा, वहाँ पर अधिक जंगल हो जाएंगे। उनकी अधिक जो जंगल हैं वह बढ़ने लगेंगे और वनों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इन जंगलों में रहने वाले जो हाथियों को पकड़कर लोग क्या करते थे, वहाँ के जो हाथी होते थे उनको पकड़कर प्रशिक्षित उनको करते थे और सेना के उनमें काम में लगाया जाता था। यह नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे अयस्क की खदान हैं और मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए यह बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु
इसका नाम क्या था? अजातशत्रु था, और वैसे इसे अजातशत्रु कहते थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। यानी कि मगध के 2 महत्वपूर्ण शासक हुए, जो एक तो था बिंबिसार, दूसरा था अजातशत्रु, जिसको अजातशत्रु के नाम से जानते थे। यह बहुत ही शक्तिशाली हुए और यह जीतने के लिए हर संभव प्रयास को अपनाते थे। और महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। जो बिहार में राजगृह है, आधुनिक जो राजगिरी है, राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में यह पाटलिपुत्र यानी कि आज का जो पटना है वह इसकी राजधानी बन गया। इसके बाद 2300 साल से भी पहले की बात है, जब मैसिडोनिया है, इसका जो राजा था सिकंदर, वह विश्व विजय करना चाहता था। यानी पूरे विश्व पर अपनी विजय वह प्राप्त करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर वह भी मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंचा गया। मतलब कि यह है भारत का नक्शा, ठीक है। इस जगह से वह जो ईरान और इराक है, ठीक है, पश्चिम जो क्षेत्र है एशिया का वह यह होगा ना, तो इस क्षेत्र से वह इधर आते हुए इधर की साइड राज्यों में आया। व्यास नदी यहाँ पर है, तो व्यास नदी से उन्होंने पार करके भारत में आना चाहा, तो उसकी सेनाओं ने उसे तुरंत ही मना कर दिया, ठीक है। उसकी सेना ने क्या करा, उसे मगध की ओर कूच करने के लिए चाहते थे। मतलब जो सिकंदर था वह चाहता था कि वह अपने सिपाहियों के साथ मगध की तरफ कूच करे, यानी कि यात्रा करे, लेकिन जो उसके सिपाहियों थे उन्होंने इनकार कर दिया था। वह इस बात से भयभीत थे, यानी डर गए थे कि जो भारत के जो शासक हैं उनके पास क्या थे, उनके पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। यानी कि पैदल सेना थी और हाथियों की सेना थी, और रथ की जो सेना थी वह बहुत अधिक थी, ठीक है। अब एक प्रश्न आया है, इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? जो इस सेना के पास क्या थे, हाथी थे, रथ हैं, और जो मतलब हथियार भी हैं और औजार भी हैं, लेकिन उस सेना के पास क्या था, केवल मवेशी, घोड़े, और जो मतलब कम सेना होती थी, क्योंकि वह युद्ध इतना अधिक नहीं करते थे, ठीक है। अब वज्जी क्या है? ये वज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था। हमने देखा था, ये मानचित्र है, यहाँ पर है मगध के जस्ट थोड़ा सा ही पास यहाँ था वज्जी, ठीक है। इस स्थान पर क्या था, वज्जी यहाँ पर क्षेत्र था। ये भी एक मगध राज्य की तरह शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी क्या थी, वैशाली थी, यानी जिसको बिहार के नाम से आज जाना जाता है। यह एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे, ठीक है। यहाँ पर कैसी व्यवस्था थी, जो शासन व्यवस्था थी वह गण और संघ वाली थी। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। यानी कि इसमें जो क्या होता था, सभी लोग जो है शासक करते थे वो भी एक साथ, और हर एक व्यक्ति क्या कहलाता था, राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक स्थान संपन्न करते थे। जो सभाओं में बैठकर ये बातचीत भी एक साथ करते थे, बहस भी एक साथ करते थे, और वाद विवाद भी ये इसके ज़रिए तय करते थे। लेकिन ये सब क्या काम करते थे, एक साथ ही मिलकर ये करते थे, यानी कि ग्रुप में, ठीक है। कि और इस तरह से यह क्या करते थे, जब शत्रु इन पर आक्रमण करते थे तो यह मिलकर ही उसको निपटा देते थे। स्त्री, पुरुष और जो दास थे, स्त्री, दास और जो कमक्कार थे, इन सभी को इसमें हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है। अब बुद्ध और महावीर, जिसे अध्याय हम 6 में पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्धिक साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव विवरण मिलता है। अब पहले हम देखते हैं कि ये गण और संघ क्या हैं, ठीक है। गण शब्द का प्रयोग, जो गण शब्द है इसका प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, ठीक है। जब कई सदस्यों का एक समूह बन गया है, देखिए कि ये बहुत सारे सदस्य हैं, ठीक है, इन सब का जब एक समूह बन गया है तो इसको क्या नाम दे दिया, गण,
ठीक है। संघ का अर्थात क्या मतलब है? संघ का मतलब है सभा या संगठन। इन सभी सदस्यों ने क्या मिलकर बनाया? सभा बनाई। ठीक है, समूह बनाया। सदस्यों का इन्होंने एक समूह बनाया। जब ये समूह एक जगह बैठकर किसी स्थान पर कोई वाद विवाद या कोई चर्चा करी तो वो है इनका क्या बन गया? एक संगठन, यानी कि एक सभा बन गई। संघ का वर्णन जो दिग् निकाय है उसे लिया गया है। तो ये दिग् निकाय क्या है? यह एक प्रसिद्ध बौद्धिक ग्रंथ है जिसमें बौद्ध के कई व्याख्याएं दी गई हैं और करीबन 2300 साल पहले इनको लिखा गया था। तो जो अजातशत्रु है उनकी इच्छा थी कि वह वज्जी जो संघ है उस पर आक्रमण करें या उसको अपने अधीन लें। तो उन्होंने क्या करा? अपने मंत्री को जो वस्त्रकार थे उनको बौद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। तो बौद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वह वज्जी की जो सभाएं हैं उनको नियमित रूप से वहाँ पर होती हैं, उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, और जो वज्जी महिलाओं के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी और उन्हें बंधक नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, और जो शहरों तथा जो गांव हैं उनमें चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न जो मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उन्हें आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। जो वज्जी संघ है और अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताइए। तो जो महाजनपद थे, पहला पॉइंट था उनमें कि जो शासक होते थे, एक राजा होता था और वह पूरी प्रजा पर उन पर नियंत्रण करता था। सभी जो लोग होते थे उन पर नियंत्रण करते थे। लेकिन संघ में ऐसा नहीं था, उसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या था? राजा था। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जो महाजनपद होते थे उनमें कर की वसूली की जाती थी। ठीक है, लेकिन जो वज्जी संघ है उसमें कर की कोई भी वसूली नहीं की जाती थी, बल्कि सभी व्यक्ति सहयोग से अपना कार्य करते थे। तीसरा पॉइंट है कि जो महिलाएं होती थी और या जो कोई भी व्यक्ति होता था उसको बंधक बना लिया जाता था महाजनपदों में, लेकिन वज्जी संघ में ऐसा नहीं होता था, बल्कि उनका सम्मान किया जाता था। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे जिनको हमने भी पढ़ लिया है। अब कई शक्तिशाली जो राजा हैं इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उनके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्होंने जो क्या करा? अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ये वज्जी था, जो मगध के जो राजा थे उन्होंने भी जो वज्जी संघ है उस पर आक्रमण करने की कोशिश की थी, और जो बौद्ध हैं उनके पास अपने मंत्री था अपना, उसको जो मंत्री था उसको बौद्ध के पास भेजा था, जिसका नाम था वस्कार। ठीक है, अब हम देखते हैं आन्यंत्र। ठीक है, आन्यंत्र मतलब क्या होता है? दूसरी जगहों पर, यानी कि जब भारत देश में ये सभी घटनाएं हो रही थी 2300 साल पहले या 2500 साल पहले। ठीक है, 2300 साल पहले तो मगध जो राज्य है वह शक्तिशाली हुआ, या उसमें जो राजा हैं उन्होंने ये सब चीज़ें उपस्थित की। लेकिन 2500 साल पहले जो गंगा यमुना के पास जो क्षेत्र है वहाँ पर आरंभिक नगर बसने आरंभ हो गए थे। तो उसी समय पर, यानी कि 2500 साल पहले दूसरी जगहों पर क्या हुआ? तो एटलस में जो है एथेंस और यूनान जो है उनको हम ढूंढेंगे। जो एटलस में यूनान है, ठीक है, और जो एथेंस है उनके लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा गया। प्रजातंत्र यानी कि लोगों का तंत्र। ठीक है, हमने पढ़ा था भी, गणतंत्र किसको बोलते हैं? जो लोगों का समूह होता है। ये देखिए, जो गण का मतलब क्या होता है? जो कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, यानी कि जो बहुत सारे लोग होते हैं जब उनका एक समूह बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? गण बोलते हैं। ठीक है, तो गणतंत्र यानी कि लोगों का एक समूह वाला तंत्र। यह वह व्यवस्था थी जो 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से लेकर ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता
प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ठीक है, जो दास नहीं थे, केवल उन्हीं व्यक्तियों को, जो दास नहीं थे उनको ही केवल पूर्ण नागरिकता ही प्राप्त थी। वहाँ एक सभा भी होती थी जो पूर्णतः विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इन सभी सभाओं में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। जो शासन होते थे, जो शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियां द्वारा की जाती थी, यानी कि जो शासन है उस पे उसका जो पद है, ठीक है, जो शासन का पद है, जैसे कि यहाँ पर कई सारी पर्चियाँ हैं, उनमें से किसी भी एक पर्ची को उठा लिया जाता था और इस जो भी नाम आता था उस पर, उस पद पर जो रिक्त पद था उस पर उसकी भर्ती की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। जो जितने भी नागरिक थे उनको सेना हो या नौसेना हो, यानी कि पानी वाली जो सेना होती है वह हो, उन सभी में अपनी जो है सेवा देनी होती थी। जो औरतें थीं, औरतों को भी जो औरतें थीं उनको नागरिकता का दर्जा प्राप्त नहीं था। और जो व्यापारी होते थे या शिल्पकार होते थे, उनके रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिकता का अधिकार नहीं था। जो एथेंस में खदानों, खेतों, घरों, कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिकता का अधिकार नहीं था। केवल किनको अधिकार था? केवल उन व्यक्तियों का अधिकार था जो केवल 30 साल की उम्र के थे और सभी जो है पुरुष वर्ग के थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया है, क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? नहीं, हमें तो नहीं लगता। जनतंत्र में तो सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होने चाहिए, लेकिन जनतंत्र में ऐसा, एथेंस में ऐसा नहीं था। क्योंकि इसमें हम उदाहरण देख सकते हैं, जो व्यापारी हैं या शिल्पकार हैं उनको अपनी जो सेवाएं हैं उनको नागरिक अधिकार नहीं माना गया। ठीक है, उनकी बस केवल सेवाओं को ही प्राप्त कराया गया, लेकिन उन्हें अधिकार नहीं दिया गया। जो खेत थे, खदान थे, उनमें जो काम करते थे दास, उनको भी ऐसा नहीं, नागरिक अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, और जो औरतें थीं उनको भी नहीं दिया गया था। तो जो जनतंत्र होता है वह तो सभी लोगों का मतलब सभी लोगों से बनता है ना, तो हमारे हिसाब से ऐसा नहीं था। ठीक है, अब एक अश्वमेध देखिए, ये उपयोगी कुछ शब्द हैं, जैसे कि राजा। राजा कौन होता था? जो पूरी प्रजा पर या पूरे सभी लोगों पर शासन करता था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? जो हमने भी ऊपर पढ़ा था कि 3000 साल पहले जो लोग होते थे वो एक घोड़े को भेज देते थे और उसको अगर दूसरा राजा रोक लेता था तो वह उससे युद्ध करता था। अगर वह उसको वापस छोड़ देता था तो वह क्या करता था? उसको मतलब उसको विजयी मान लिया जाता था, जो पहला जो राजा होता था। और अगर उसने अश्व को यानी कि घोड़े को उसको रोक लिया तो उसके साथ उसको युद्ध करना पड़ता था, दूसरे राजा के साथ। तो अश्वमेध के एक यज्ञ थे ये था। ठीक है, वर्ण क्या था? जो वर्ण था, मतलब जो ब्राह्मण समाज था, उन्होंने वर्ण जो थे लोगों को 3 जातियों में बांटा था। पहली कौन सी थी? ब्राह्मण, दूसरी थी शूद्र, तीसरी थी वैश्य और चौथी थी दास। ठीक है, 4 में बांटा था, सॉरी। ठीक है, जनपद क्या होते थे? जिनमें जन जो है वो वास करते थे, उसको जनपद कहा जाता था। और जो जनपद जो शक्तिशाली हो जाता था उसको महाजनपद के नाम से जाना जाता था। किलेबंदी होती थी। किलेबंदी क्या होती थी? जैसे कि ये किला है और इसके चारों तरफ से हमने अपनी सेनाओं को इकट्ठा कर दिया है, यहाँ पर तैनात कर दिया है, या ईंट पत्थरों से हमने कोई दीवारें चिनवा दी गई हैं, तो वह किलेबंदी होती थी। सेना होती थी जो पूरी जो लोग होते थे किले के आसपास या पूरे किले में जो रहते थे उनकी रक्षा करती थी। ठीक है, कर क्या होता था? कर होता था जो फसलों से, व्यापारियों से, जानवरों से, उन सब से वह वसूला जाता था। पौधारोपण क्या होता था? जो पेड़ पौधे होते थे उनकी बीज से उनके एक पौध तैयार करी जाती थी और इस जैसे कोई खेत होता था उसमें उसको उपजा दिया जाता था। और जो गण होता है या संघ होता है वह क्या होता था? जो गण होता था वह लोगों का समूह होता था और जो संघ होता था उनकी बैठकों को कहा जाता था। अब ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ।